तो हम धीरे धीरे झूठ बोलने के आदी हुए। इसलिए जो मुद्दा आज आपको उठाना है वो दो ही मुद्दे हैं, और जो लोग राजनीति में हैं वो अपने हिसाब से काम करें, और जो समाज में हैं उनको किसी राजनीतिक दल के पीछे नहीं भागना। मंचों से आपको समय मिला हुआ है, अपनी बात को पूरे फैक्ट फिगर डाटा के साथ रखना है। वो डाटा आपके फैक्ट्री का नहीं हो, ओरिजिनल सोर्स से हो। ओरिजिनल सोर्स की जब तक पता न चले तो ज्ञान नहीं बांटना है कि सिर्फ बोल देना है, नहीं। सनातनी को कुछ भी बात नहीं बोलना है, बिना रिसर्च करे तो बिल्कुल नहीं बोलना है। इसलिए एक बात आपके सामने रख रहा हूं, ये दो मुद्दे पूरे देश में उठा रहा हूं मैं, और मैंने कभी इसके लिए अफसोस नहीं किया कि सरकार इस पे काम नहीं कर रही। आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड। मुद्दों को उठाइए, पूरी सत्यता के साथ, फैक्ट के साथ मार्केट में डाल दीजिए। आप भाग्यशाली हैं कि बिना एमपी बने, बिना संसद में गए हुए आपके मुद्दे में जान होगी तो जो दो खिलाड़ी दिल्ली में हैं वो देर सवेर सुन लेते हैं। उनके पास भी इर्द गिर्द चाटुकार बहुत हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि उनको पता ही चल जाए सब बात। आपकी बात में जान होगी, तथ्य होंगे, वो सुन लेगा और फिर जेब में पर्ची बना के रख लेगा कि कब निकालनी है। इसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, मैं बिना उदाहरण के बात नहीं कर रहा। धारा 370 हटनी थी, और हम ही लोग जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, जब ये कहा कि धारा 370 के बारे में पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो हम ही, क्योंकि हम बहुत जल्दी में हैं, अरे बेवकूफ बना रहे हैं यार, सिर्फ मुद्दा उछालने के 2 मिनट, ये जो जबान है इसे दांतों के बीच में रखो यार, हर वक्त क्यों बोलना है। हमने ये ढंढोरा पीटा, ये सब बेवकूफ बना रहा है, कुछ नहीं हो सकता, बहुमत है, नहीं करेगा कैसे। अपने घर के बहुमत में तो पता नहीं है कि मर्जी की दाल तो बनती नहीं है, वहां तो बहुमत चल नहीं रहा है, लेकिन संसद के बहुमत के बारे में बता रहे हैं। वहां तो बीवी ने कहा ये खा लो, बस मैं सो रही हूं, तो दोबारा नहीं कुछ कहेंगे, चुपचाप खा लेंगे। लेकिन देश का प्रधानमंत्री को रोज ज्ञान दे देंगे, सुबह उठे ये नहीं किया, ये नहीं किया, और यही काम पत्नी करने लगे तो घर छोड़ दोगे, वो शरीफ है, नहीं करती। 370, और ये भारतीय राजनीति की पहली घटना है। जो नए नए लोग नेता बन रहे हैं उनको बता रहा हूं, याद रखें, ये भारतीय राजनीति की पहली घटना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति है, प्रबल है, तो रास्ते आप कैसे निकालते हैं, उन्हीं विधि विधानों के होते हुए, उसको क्रॉस करके नहीं करते कि उनको आपने ऐसा कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं किया। उन्हीं विधानों को मानते हुए एक नया खेल किया, और यह भारत के इतिहास की पार्लियामेंट की पहली घटना है कि जिस सदन में इनका बहुमत नहीं था, उसी सदन में बिल रखा 370 का। जैसे ही रखा, हमारे तथाकथित चूं 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 चूं, मतलब हमसे भी किसी ने कहा, मैंने कहा तुमसे तो ज्यादा ही अकल है, मतलब वो इतना देश के चुने हुए छटे हुए लोग वहां हैं, उनको वो नहीं जानता, हम जानते हैं, इतना ज्ञान है आपको। राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं था, लेकिन आपने उसके उस एक्शन को देखा, जो उसके पीछे उसने काम किया वो आपको पता नहीं था। जिनको पता था वो चुप थे, और मैं यही कहता रहा, चुप रहो ना थोड़े दिन के लिए। मान लो कि मौन व्रत में चल रहे हो आजकल, कोई पूछे क्यों नहीं बोल रहे, कि मैं मौन व्रत में हूं साहब। कभी कभी बकबक करने, कभी कभी आपके पेट में बात पचती नहीं है ना, जल्दी लगता है आपको क्रेडिट लेना है। वो भी जानते हैं कि इसमें लोगों को बकबक करने की ज़्यादा आदत है, उन दोनों ने बताया ही नहीं, और जिनको स्मेल आ रही थी वो चुप रहे। 4 महीने पहले
भारत की पार्लियामेंट की परंपराओं के तहत कोई परंपरा तोड़ी नहीं है इन्होंने। वैसे बहुतों की तोड़ी है, लेकिन ये नहीं तोड़ी है। इनकी एक परंपरा है भारतीय राजनीति की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की एक परंपरा है कि हमारे यहाँ जो एमपी जीत के आते हैं उसमें से बेचारे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पहली बार दिल्ली आए होते हैं, पहली बार हवाई जहाज़ देखा होता है। तो एक परंपरा चल रही है, वो कोई संवैधानिक नहीं है लेकिन एक परंपरा है। तो परंपरा वैसे भी निभाने वाले थे, इन्होंने परंपरा को सही तरह निभाया, इतने ही किया। और उस परंपरा के तहत हर पार्टी के लोग चुने जाते हैं। उसमें से देखा जाता है भाई ये नए आए हैं, इनको थोड़ा भारत की विदेशों में कहाँ जाएं, कैसे देखें जाके। उसने कहा 4 महीने पहले, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, और ये नंबर 2 का खेल था। 4 महीने पहले उसने कहा कि भारतीय परंपरा के तहत पार्लियामेंट के अंदर जो एक ट्रेडिशन बना हुआ है उसका पालन करते हुए हर जो नए नए एमपी आते हैं उनको अफ्रीका की पार्लियामेंट कैसे चलती है, नीदरलैंड में पानी की क्या व्यवस्था है, ऐसे कामों के लिए पहले जाते रहे। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। तो पहले क्या होता था कि पत्नी को ले जाएं, इसको ले जाएं, इसने कहा नहीं, ये सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। 4 महीने पहले उसने कहा कि नीदरलैंड की पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमें वहाँ स्टडी करके आना चाहिए और फिर उस स्टडी रिपोर्ट को यहाँ रखें ताकि भारत की सरकार उसको इम्प्लीमेंट करे। 4 महीने पहले हर पार्टी से 2-2, 4-4 एमपी के नाम मांगे गए। तो जो नए वाले होते हैं वो तो अपनी पार्टी को तोड़ के ही एप्लीकेशन पहले दे देते हैं, उन्हें लगता है पता नहीं पार्टी देगी कि नहीं देगी। 4 महीने पहले एक मीटिंग बुलाई गई और ये मीटिंग के बारे में किसी को पता नहीं था, और उनसे कहा कि आप नाम दे दिया। सब ने लड़ा के सब ने पर्चियाँ दे दी, और उसने 4 महीने बाद कहा कि आपको नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देखनी है। जिस देश में 50 नदियां हों वो पानी की व्यवस्था देखने जा रहा है। सब लोग अपने नए नए कुर्ते पजामे सिलवा सिलवा के जहाज में बैठे और नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे। जब वो नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख रहे थे उस समय राज्यसभा में 370 का बिल आया। तो जो आलू से सोना बनाने की फैक्ट्री थी वो देख रही थी, वो आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री देख रही थी, वर्कर कहाँ है? तो बताया कि वर्कर तो आलू के अंदर पानी कैसे डाल के इसकी व्यवस्था नीदरलैंड में देख रहे हैं। और इतना समझदार है दूसरा वाला, पहले वाले की बात अलग है, ये वाला ज़्यादा खतरनाक है। इसने ये इंतज़ाम किया कि जिस दिन हम संसद में 370 राज्यसभा में रखेंगे जहां हमारा बहुमत नहीं है, उस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट ही नहीं थी। कहीं कोई चोरी छिपे बता दे, कहीं से लीक हो जाए। उसने कहा भाई साहब ये चक्कर ही मत पाना। और 370 भारतीय पार्लियामेंट में पहले ऐसा बिल है कि सत्ता पक्ष का जिसमें बहुमत नहीं था वहीं पास हो गया, और बाकी तो 303 थे ही आपके पास। 370 भारत माता की जय लगाओ नारे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो सत्ताएं ऐसे ही चलती थी, आचार्य चाणक्य ऐसे ही थे मेरे भाई। और अब आपको लगेगा कि हम जहां से यहां आए हैं तो आपको कल का पता नहीं है, इसलिए आज इसको छोटी घटना समझ रहे हैं। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि ये देश कैसे चल रहा था इसका अंदाजा नहीं है आपको। आप सिर्फ राजनीतिक चीजों को देखते हैं, उन टिप्पणियों को करते हैं और आपको लगता है बस। ये नहीं है मेरे भाई। ये अखबारों को सच मत समझा करिए। अखबार के मालिकों को भी रखना है ना काम के लिए, है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि सारा ज्ञान उन्हीं के पास है। एक घटना है, इससे पता चलेगा भारत कहाँ था। और जो बहुत जल्दी में है ना रोज, नहीं इसे हटाओ, किसे लाओ, किसे लाएं, बताओ किसे लाएं, नाम बता दो।
भाई साहब, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की पॉपुलेशन है। आपने नाम लिया इसलिए कह रहा हूं मैं। वो जो पड़ोसी मुल्क है उसकी टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है। उस पे फौज है, पुलिस है, सरकार है, वो चला नहीं पा रहे, नहीं चल पा रहा उनसे। हो रहा है ना, इसके पास भी 24 करोड़ है ना। सुबह लठ लेके निकलता है, भाईजान औकात में रहते हैं। भाईजान वहां नहीं, उनसे कहा अल्लाह को 5 बार याद करो, नहारी खाओ और सो जाओ, ज्ञान मत दो मुझे। ज्यादा बकबक की तो जिसको चिल्ला के पुकार लो वही भेज दूंगा। वो इसलिए कर पा रहा है कि उसको सत्ता का लालच नहीं है। सत्ता उसकी जूती के नीचे है और सत्ता चल के आई है उसके पास, वो सत्ता के पास नहीं गया। जिस दिन सत्ता को अपने पैर की जूती समझोगे, दुनिया डरने लगेगी। आप सत्ता के प्राप्त करने के लिए मां, बहन, भाई, घर, परिवार सब कुछ छोड़ के सत्ता प्राप्त करते हो तो कुछ भी आपके हाथ नहीं लगता। इतनी सेना के बाद पाकिस्तान नहीं चल पा रहा है। लेकिन जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहन करके घूम रहे थे, उनका पजामा साइज में आ गया है। वो पूछ ही नहीं रहा है। मैं आपको छोटी सी घटना बता रहा हूं, ये सब इसलिए बताता हूं ताकि आपके अंदर वो भाव पैदा हो। उसने कुछ लोगों के बारे में ये कहा कि भाई ये जो दंगाई हैं, जो भी दंगा करेंगे, इनकी फिल्म बनाई जाएगी, इनकी तस्वीरें खींची जाएंगी और सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अब हमारे यहां काले कोट पहनने वालों को ये ज्ञान है कि वही बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तनख्वाह लेके काम करते हैं, वो रिश्वत की तो बात ही नहीं कर रहा, वो लेते ही नहीं बेचारे, भगवान है वो तो जितने दंगाइयों ने दंगा किया यूपी में, उसकी अपनी एक टीम है जिसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जहां जहां दंगा कर रहे थे भाईजान, उनकी सबकी तस्वीरें ले ली और फिर ये ऑर्डर निकाला कि ये सार्वजनिक जगह पर सरकार के खर्चे से आग लगाते हुए भाईजान की, ट्रेन जलाते हुए भाईजान की तस्वीरें लगाई जाएंगी। तस्वीरें लग गई, अब भाईजान मुंह का छुपाएं। तो हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट, जिनको कोई काम धाम नहीं है, जो सुबह से शाम तक बकवास इसलिए करते हैं कि समाज बिका हुआ है, उन्होंने फौरन आदेश जारी कर दिया कि मानव मूल्यों के खिलाफ है कि आप तस्वीर लगा रहे हैं। उसने सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना नहीं की, उस ऑर्डर को माना, तस्वीर हटाई और दूसरे दिन फिर लगा दी। और उसके बाद उन्होंने पूछा ये भाईजान किस गली में रहते हैं, उस गली में भेजा और कहा कि आपने ये जो कार जलाई है इसके 75 लाख रुपए वसूल होंगे। भाईजान आग लगाना भूल गए, अब अपने ही घर में लगा रहे हैं आग। तो आप सत्ता में चुनते वक्त, मैंने शुरू में कहा, सत्ता में जिसको भी बिठाइए उससे उम्मीद ये करिए कि ये आचार्य चाणक्य की तरह काम करे। उससे ये उम्मीद कतई मत करिए कि ये भगवान राम की तरह काम करे। भगवान राम मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए भी, भगवान राम ने उस दौर के जिनको मर्यादा लगाया गया, पुरुषोत्तम राम कहा गया, उस राम की कहानी भी आपने आधी सुनी, इसलिए राम के चरित्र को आप कम आंकते हैं। मैं राम के चरित्र को भी उतना ही नंबर देता हूं जितना चाणक्य को देता हूं। राम की कहानी सुनाने वाले, राम के घर के अंदर यह विवाद हुआ कि हम उन्हें राजा बना के राजा नहीं बनाएंगे। कहा कि उनकी एक माँ ने कहा कि इनको जंगल जाना है, वो जंगल चले गए चुपचाप। मेरी कथाकार से ये सवाल है कि एक कथाकार,
तूने भी राम को नहीं देखा, मैंने भी राम को नहीं देखा, मैंने भी राम को कहीं कहीं तस्वीरों में देखा है। राम के वर्णन करने वाले उस ब्राह्मण ने जिसने राम की कथा सुनाई, उसने सुनाते सुनाते ये बताया कि राम के घर में जब ये विवाद हो गया कि राम को सत्ता नहीं मिलेगी, उनके भाई को सत्ता मिलेगी, तो राम ने कोई सवाल नहीं उठाया, खड़ाऊं दिए और जंगल की तरफ चले गए। लेकिन जब वो जंगल की तरफ चले गए, एक कथाकार, यहां तुम बेईमानी कर रहे हो, बताओ कि जब उन्होंने खड़ाऊं उतारे जंगल की तरफ गए, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो मर्यादाएं जिसने स्थापित की हैं, इतने उच्च मापदंड स्थापित किए हैं, उस राम को भी पता था कि जंगल में पागल कुत्ते मिलेंगे। तो फिर कथाकार तू ये क्यों नहीं बता रहा कि जब वो जंगल जा रहे थे तो उनके पास एक धनुष बाण था। धनुष बाण से उन्हें चिड़िया का शिकार नहीं करना था, उनको मालूम था कि जंगल में पागल मिलेंगे जो इस धनुष बाण की भाषा समझेंगे। और उन्होंने उन मर्यादाओं को ध्यान रखते हुए जब समुद्र पहुंचे हैं, तब उस समुद्र से उन्होंने विनती की कि हे समुद्र देवता, मेरी पत्नी को एक राक्षस उठा के ले गया है, और विनती की कि मुझे जाने का रास्ता दे। समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। यहां से सीखने की चीज है कि इतना मर्यादाओं को रखने वाला राम भी, उसने विनती की, कहा कि हे मुझे रास्ता दे। समुद्र ने सुना नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना धनुष बाण उतार के ताना, समुद्र अपनी औकात में आ गया, कहा ये रास्ता लीजिए। दुनिया धनुष बाण की ताकत से चलती है, ठोड़ियों में हाथ डाल के नहीं चलती है। इसलिए राम बनो तो पूरे बनो, अधूरे अधूरे राम मत बनो कि यहां तो राम है वहां नहीं है। तो राम का ये भी चरित्र है। तो उस कथाकार ने जैसे ये फ्रॉड किया है, वैसे ही कुछ कथाकारों ने दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर, उतना बड़ा फिलोसफर 2025 में नहीं पैदा हुआ, लेकिन हम अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग, लालची लोग, 2-2 रुपए किलो में बिकने वाले लोग, जब हम उस पुरुषार्थी की बात करते हैं तो अपने चरित्र से देखते हैं, क्योंकि हमारी सोचने की सोच उतनी से ज्यादा नहीं है। हमने दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर को क्या बनाया है। अगर वो जिंदा होकर लौट आए भगवान कृष्ण, तो वो भी सोचेंगे यार मुझे नहीं पता था कि ये मुझे माखन चोर और गोपियों के कपड़े लेकर के पेड़ पे से देखने वाला बना देंगे। ये कृष्ण ने नहीं सोचा था। ये कहानियां तो बहुत बनाई गई, इस पे कैलेंडर भी हिंदुओं ने छापे। ये राम कृष्ण जी जो हैं पेड़ पे बैठे हुए हैं और ऐसे देख रहे हैं, और फिर हमारा बच्चा पूछ रहा है ये भगवान है या इनकी हरकतें भगवान जैसी हैं करके आपके पास नहीं है, क्योंकि ये आपने किया। कौन माई का लाल कह सकता है कि भगवान कृष्ण को उन्होंने ये दृश्य देखा? किसी ने वर्णन किया, वर्णन करने को आपने तस्वीरों पर, वो माखन चोर हैं। चोर शब्द नेगेटिव शब्द है, वो आपने उसको चोर बना दिया। लेकिन उस कृष्ण के उस पुरुषार्थ को आपने कभी तरजीह नहीं दी कि जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में सिर्फ इसलिए कि जो दूसरी तरफ थे उसमें उसके अपने रिश्तेदार भी मौजूद थे, और उसके मन में यह बार बार शंका हो रही थी कि मैं उन पे ऊपर धनुष बाण कैसे उठाऊं, और अगर मगर करने में लगा था, तब उसी कृष्ण ने अपनी पूरी फिलॉसफी से वो पढ़ा और कहा, ए अर्जुन, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये अपने और पराये की लड़ाई नहीं है। अगर अधर्म के साथ तेरे अपने भी खड़े हैं तो तेरा कर्तव्य है बाण उठा और उनका नाश कर। और उसने इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जिस कृष्ण ने कर दिया, उसे हमने माखन चोर बना दिया। इसलिए अपने एजेंडे से चीजों को मत चलाओ, पूरा मानो अधूरा नहीं, आधी आधी बात नहीं होगी। इसलिए आपको जब चीजें नहीं पता हैं, तो जो लोग जल्दी में हैं, मैं जल्दी में नहीं हूं। मैं तो इस बात से पिछले 15 साल में आज जब सभा में बोलता हूं, तो मुझे आप नहीं जानते। आपको लगता होगा आप सुबह 4 बजे तक भी रहोगे ना, मैं इसी स्पीड में बोलता रहूंगा। और ये कोई मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। मैं नहीं जानता कि जब इस जगह में खड़ा होता हूं और जब सामान्य लोग सामने बैठे होते हैं, बहुत ताकतवर लोग बैठे होते हैं, मुझे ये पता ही नहीं होता कि यहाँ कितने ताकतवर लोग हैं, कौन है कौन नहीं है, ये ऊर्जा कहाँ से आती है मुझे नहीं पता।
और मैं 3-3, 4-4, आप जितनी देर कह सकते हैं मैं बोल सकता हूं बिना पानी पिए। ये शक्ति मैंने अर्जित नहीं की है, ये कोई शक्ति है जो मुझसे करवा रही है। वो शक्ति किस रूप में है मैं नहीं जानता। मैं यहां से हटूंगा, जाऊंगा, सब कुछ काम करूंगा, लेकिन जब तक यहां रहूंगा मैं कोई चीज कागज से नहीं पढ़ता, वो चलता रहता है, मैं बोलता रहता हूं, बोलता रहता हूं। और जब मुझे लगता है कि अब इनके दहर का इम्तहान मत लो, तो मैं चुप हो जाता हूं। लेकिन कोई सभा मैंने ऐसी नहीं देखी, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, लोग 5 मिनट अपने घर वालों के लिए नहीं खड़े होते हैं, लोग पीछे खड़े हुए हैं, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, तब भी लोग हैं। ये 3 घंटे के शो में भी 15 मिनट का इंटरवल होता है, यहां तो वो भी नहीं है। जो वहां जाना चाहते हैं वो रोके बैठे हुए हैं। आप हो सकता है कभी सोचा आपने, न कोई यहां फिल्म स्टार है, न कोई गाना है, न बजाना है, लगातार मैं आपकी बुद्धि को, आपके दिमाग को झंझोड़ रहा हूं, लगातार आप एक बात सुनते हैं दूसरी, तब भी आपका मन नहीं कर रहा जाने का। इससे बड़ा बदलाव दुनिया में नहीं हो सकता। तो जो लोग ये रोते हैं कि लोग बदलते नहीं हैं, वो खुद नहीं बदलना चाहते और दूसरों के बदलने का ढोंग करते हैं। यहां से बोलोगे तो दुनिया सुनेगी, यहां से बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। फिर अपना नफा नुकसान फायदा अगर मगर ये नहीं चलता है। इसलिए साहित्य के लोगों ने ये प्रोग्राम किया है, और साहित्य यहां से लिखा जाता है, यहां से नहीं लिखा जाता। इसलिए इसका महत्व आप जानते हैं। लिहाजा आपसे मेरी सिर्फ एक ही विनती है, इस दौर में अपनी भूमिका तय कीजिए, और जो भी भूमिका आपको तय करनी है फिर उसको पागलपने की हद तक निभाइए। कौन देखता है कौन नहीं देखता, हमें मिला नहीं, हमें वो नहीं मिला, ये सोच के कोई भी काम करेंगे तो सच नहीं बोल पाएंगे। दुनिया सुने या न सुने, आप सुन रहे हैं तो यहां करोड़ों लोगों तक बात पहुंचेगी। इसलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है। इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें जो आप कहते हो ना, अभी ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया, क्योंकि आप तो उन लोगों में से हो कि बिस्तर में रजाई में लेट करके टीवी ऑन करके वर्ल्ड कप में तेंदुलकर को भी ये सलाह दे देते हो कि इस बॉल पे तुमने छक्का नहीं मारा, इसने ये बॉल ऐसे खेलनी चाहिए थी। जितनी स्पीड की बॉल 200 किलोमीटर की रफ्तार से आती है उतने में दीवार तोड़ के भाग जाओगे, लेकिन लेटे लेटे तेंदुलकर ने इस पे शॉट माना है। क्या यार, इसको खेलना नहीं आता? भाई साहब कुछ रहम करो, हर बात पे बोलना है। एक बार तेंदुलकर की तरह डंडा लेके खड़े हो जाओ और डैनी लिली बॉल करे तो पता चलेगा कि भाईजान नजर ही नहीं आ रहे, इतनी स्पीड की बॉल आती है। उसे ज्ञान दे रहे हो यार, जिस विषय का नई जानकारी है वैसे मत दो, हाँ यार इस पे शॉट, लेकिन उसको वहीं लेटे लेटे बता रहे हैं बिस्तर में, ऐसे करो ऐसे करो। अरे भाई साहब क्या चाहते हो यार? इसलिए ऐसे दिल्ली वाले को मत बोलो, उसे मालूम है कब क्या करना है और वो उसी अंदाज में ही कर रहा है। और जिन लोगों ने उसको 242 पे रोका वो हिंदू थे, हिंदूवादी थे। ये सवाल भी हमें अपने आप से पूछना चाहिए। उसको किसी शत्रु ने नहीं रोका, ना उसको मुसलमान का वोट चाहिए था, ना क्रिश्चियन का ना चाहिए था, ना बौद्ध का ना जैन का। उसको आपके अपने लोगों ने रोका क्योंकि उनको लगा कि हमारा कद छोटा हो रहा है। राष्ट्र के सामने किसी का कद बड़ा नहीं हो सकता। राष्ट्र बड़ा है तो सब बड़े हैं। मैं और तेरा और मेरा ये घर के अंदर करिए, बाहर मत करिए। जो योद्धा लड़ रहा है उसको लड़ने दीजिए क्योंकि वो उस खेल का खिलाड़ी है। रोज रोज उसे ज्ञान मत दीजिए, आज ये नहीं किया, आज ये करो, आज वो करो। ये वैसे ही है कि बिस्तर पर लेट के तेंदुलकर को ज्ञान देना। लेकिन उसकी इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिए कि लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि जब 303 थे तो उसने 2-3 ही काम किए। इस बार तो बहुमत ही नहीं है। जो बहुमत दे रहे हैं वो इस बात से डरे हुए हैं कि हम ना हट जाएं। वो नतमस्तक है, उनको भाई साहब तुझे जो करना है कर, हमको बचा लेना। वो इस डर से दे रहे हैं तो वो एक रोज नया एक काम कर देता है। तो मेरा
आपसे आग्रह है कि मुद्दा वो उठाइए जिससे सनातनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे ये कोई शौक़ नहीं है कि सबको मिल के रहना है, ये मुझे पागलपने का कोई दौरा नहीं छोड़ा है। ये जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, जो बनिया है, जो दलित है, ये है वो है, मेरे लिए इसके अलावा कोई भी नहीं है। सनातनी हिंदू समाज का रहना ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरी दुनिया को दिशा दे रहे हैं। भौतिक तरक्की तो अमेरिका ने भी बहुत की है, लेकिन उनके यहां जो कुछ हो रहा है वो अभी भी हमारे यहां नहीं हो रहा। इसलिए वेस्ट को अपने घर में मत लाइए। जिस सभ्यता में शादी की परंपरा नहीं है, शादी जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, लोग आपके उस शादी का जो इंस्टीट्यूशन है वो सिर्फ सनातनी सभ्यता में है। उसके नियम हैं, कागज पे साइन करने से नहीं होता, हमारे यहां साइन कहीं और होते हैं। इसलिए हमारी सभ्यता में तलाक और डाइवोर्स शब्द का कोई पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये कंसेप्ट ही नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है अब जैसी भी है और जैसे भी हैं इसी के साथ रहना है। इसलिए 7 फेरे वो 7 जन्मों का संबंध है, निकलने का रास्ता नहीं है। ये बीमारी आपको लगी क्योंकि उनके यहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। इस्लाम में मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पीपल, और कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसमें सिक्योरिटी मनी रखी होती है कि नहीं होती है। तो वो जो मेहर दी जाती है वो सिक्योरिटी मनी होती है कि इस शादी से अगर लड़की निकली तो लड़की वाले ने जो मेहर यानी सिक्योरिटी रकम है वो उसको क्लेम नहीं करेगी, लड़का निकला तो वो क्लेम नहीं करेगा। वो टेक्निकल है, हमारी शादी यहाँ से, उनकी शादी यहाँ से है। इसलिए तलाक और डाइवोर्स शब्द का कोई पर्यायवाची हमारी भाषा में नहीं है, हमारे संस्कारों में नहीं है। कहीं शब्द मिला आपको ये? इसलिए कि है ही नहीं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा आपसे कि शब्दों की उत्पत्ति आपकी धार्मिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपराओं का प्रतिबिंब होता है। इसलिए युद्ध शब्द हमारे यहाँ है। युद्ध शब्द का मतलब जानते हैं? आजकल फर्राटे से लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, और पढ़े लिखे बोलते हैं तो मैं सोचता हूं कैसे यार बोल देते हो पब्लिक में यार। युद्ध शब्द एकमात्र शब्द है जो हमारी संस्कृति से निकला है, और युद्ध शब्द में कितनी बड़ी ताकत है इसको समझने की कोशिश कीजिए। युद्ध के नियम होते हैं। महाभारत का भी युद्ध अगर आप आज टीवी पे भी देख लें तब भी उस डायरेक्टर ने उसको डाइल्यूट नहीं किया। 2 लोगों के 2 पक्षों के बीच में युद्ध होता है। पहला पक्ष युद्ध की सुबह घोषणा करता है सूरज निकलते वक्त, और अपने शत्रु, उसका वो शत्रु है लड़ाई के मैदान में, और बिगुल बजा के अपने शत्रु से कहता है हम युद्ध करने जा रहे हैं, अपनी सेनाओं को अलर्ट रखो। दोनों युद्ध करते हैं। सूर्यास्त होते ही दोनों उस युद्ध को रोक देते हैं। इसलिए ये शब्द हमारी संस्कृति से निकला जिसे यूएनओ ने ले लिया। युद्ध विराम हमारे यहाँ उस सूर्यास्त के बाद जो रुकने वाला युद्ध होता था उसको विराम बोलते हैं। विराम टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। उसी से सीज फायर शब्द निकला, उसी से यूएनओ ने ये शब्द लिया कि सीज फायर के बाद में फिर नहीं लड़ा जाएगा। ये हमारी सभ्यता का शब्द है, उनकी सभ्यता का जो शब्द है वो है जंग। अब जो महामूर्ख हिंदू युद्ध को जंग का पर्यायवाची या पर्यायवाची के बराबर युद्ध समझते हैं, वो कितनी बड़ी भूल करते हैं। इसलिए युद्ध के नियम हैं, युद्ध के नियमों का पालन होगा, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जंग जो है जिस सभ्यता से निकल के आया है उस सभ्यता के बारे में अगर नहीं जानकारी है तो चलताऊ भाषा में जिसको आप आजकल कभी कभी बोल देते हैं, जिन्हें हिंदी अच्छी आती नहीं वो उर्दू के एक्सपर्ट बने घूम रहे हैं। जंग के साथ ही ये शब्द है, किसी और के साथ नहीं है।
युद्ध के साथ नहीं है, सिर्फ जंग के साथ है। जब जंग शब्द के मीनिंग समझ में आएंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा हमारी गलती है, इसकी गलती नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ फर्राटे से लोग बोलते हैं और लोगों को लगता है ओहो क्या उर्दू के विद्वान हैं, बोल दिया लेकिन पता नहीं कुछ। इश्क और जंग में सब जायज है। बोलते हैं, बोलिए, बोलते हैं ना, इश्क और जंग में सब जायज है, वो ये मानते हैं और उसका पालन करते हैं। इसलिए निकिता से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके इश्क करते हैं और जब निकिता को तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल जाती है तो 36 टुकड़े करके उसे फ्रिज में रख देते हैं। ये जायज है। जंग में 28 बेटियों और उनके कुछ भाई मिलाकर के 26-27 लोगों को पहलगांव में उनकी आइडेंटिटी देख करके मार देना भी जायज है। फिर धोखे से किसी हिंदू को जहर दे के मार देना जायज है, जस्टिफाई है। लेकिन आपके भारत की फॉरेन पॉलिसी की यह नीति है डिफेंस की कि हम पहले हमला नहीं करेंगे। किस महामूर्ख ने यह बनाई मैं नहीं जानता, लेकिन भारत का एक राष्ट्रीय खेल है और वही राष्ट्रीय खेल पाकिस्तान का भी है। इसलिए अपने शत्रु से शत्रुता है आपकी रखें, लेकिन शत्रुता का भी एक स्तर होता है और वो स्तर हमारे युद्ध के नियमों में नजर आता है। तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है और हमारा भी है। हमने उसका स्लोगन जो बनाया है उस खेल का जो राष्ट्रीय खेल है, लेकिन राष्ट्रीय नीति उलट है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल की नीति भी वही है और पाकिस्तान की पॉलिसी भी वही है। हॉकी के खेल का पहला नियम मालूम है क्या है? दिल्ली में जाइए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉकी के जादूगर ध्यानचंद स्टेडियम बना हुआ है। अगर न समझ में आता हो तो जाके देख लीजिए। मैंने हॉकी बहुत लंबे समय तक खेली है और मैंने रोलर हॉकी खेली है, उसमें मैंने विदेश को रिप्रेजेंट किया है। मैं हॉकी के नियम से जानता हूँ। हॉकी का नियम है जो राष्ट्रीय खेल है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। लेकिन भारत की राष्ट्रीय नीति यह है हम पहले हमला नहीं करेंगे। जिन्होंने बनाई थी वो पिताजी के मानने वाले थे। उन महामूर्खों को ये पता था कि कोई हमला करेगा फिर हम बचेंगे, तो पहले बचोगे तब तो तुम कुछ करोगे। तो हम पहले हमला नहीं करेंगे, इस नीति से ये देश चला। लेकिन बहुत छोटा सा हेयर लाइन जैसा बदलाव है, इसलिए दुनिया समझ गई, आपकी समझ में नहीं आ रहा। पूरी दुनिया क्यों पगलाई हुई है, इसको समझने के लिए इस फिलॉसफी को समझो। दुनिया आपको, आपके बारे में आपसे ज्यादा जानती है। 2024 के भारत को ये दुनिया नहीं जानती। दुनिया ने आपके चाणक्य को भी पढ़ा है, राम को भी पढ़ा है, और वो ये जानते हैं कि लोग राम के मंदिर में भी देख लेते हैं। और यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी के बहुत लोग हैं, और जो मेरा साथी है ओम नरेश यादव, वो बनारस का है। बनारस के लोग तो बाबा विश्वनाथ से बोले और ठीक हो, बाबा विश्वनाथ से चलते में बनारसी पूछे हाँ बाबा ठीक हो सब। ये तो बाबा के भी ठीक पूछ लेते हैं भाई साहब, इन्हें पता ही नहीं है। ये सोच रहे हैं बाबा इनकी वजह से है। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ लोग। लेकिन उन लोगों ने सिर्फ इतना सा बदलाव आया कि भारत के पुलवामा गांव के अंदर, शहर के अंदर कुछ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के मुजाहिदीन आए और उन्होंने बेटियों को उनके सिंदूर से या गले में मंगलसूत्र से पहचाना, पुरुषों के कपड़े उतार तक के पहचाना, और उन्होंने सर में गोली मारी। वो जस्टिफाई काम कर रहे थे जो उनकी फिलॉसफी है। 70 साल के इतिहास में ये पहली घटना है। हॉकी के नियम को आपके आदमी ने लागू कर दिया और कुछ नहीं किया, बिना बताए एक घटना घटी। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बात आप शायद तब समझ पाएंगे कि दिल्ली ऐसे नहीं चलती जैसे हम अपना घर चलाते हैं। 9 मार्च 2022 की घटना है। किसी को याद है इस हॉल में?
किसी को याद है 9 मार्च 2022 कोई घटना घटी थी भारत में? क्योंकि इस घटना से आपका क्या संबंध है, हम क्यों जाने, बस इतना ही फर्क है मुझ में और आप में। 9 मार्च 2022 को एक छोटी सी घटना घटी और उसको छोटा सा ही रहने दिया, छपा लेकिन उसको छोटा सा ही रहने दिया, ज्यादा तूल नहीं दिया। 9 मार्च 2022 को हरियाणा में एक कैंटोनमेंट एरिया है, हरियाणा के अंदर कैंटोनमेंट एरिया में फौज रहती है। उस कैंटोनमेंट एरिया के अंदर जो वो जगह थी, उस जगह पे अग्नि मिसाइल रखी हुई है। 9 मार्च को कहा गया, ये इंटरनल बात है, बाद में लोगों को पता चला कि वो जो मिसाइल हैं उनकी रीपोजिशनिंग करते रहते हैं। तो 9 मार्च 2022 को जो अग्नि मिसाइल रखी थी उनको इस जगह से उठा के इस जगह रखना था, ऐसा हुआ। और रखते में एक मिसाइल पे बटन दब गया, मिसाइल उड़ी और भाईजान के वहां गिर गई। और सरकार ने कहा वी आर वेरी सॉरी, इट्स ए प्रोटोकॉल, यूएन का प्रोटोकॉल है कि ऐसे बाई एक्सीडेंट जब हो जाते हैं तो एक रिटन अपोलॉजी, भाई दिस इज सॉरी, मतलब इट वाज एन एक्सीडेंट। वो बड़े का खाते हैं ना, यहाँ आई नहीं समझ क्या है, अपोलॉजी हो गई। 2 साल के बाद अभी पुलवामा के बाद में फिर वहाँ से मिसाइल चली अग्नि, और इस बार फिर वहीं गिर गई। इस बार इन्होंने कहा हमने सच में फेंकी है। तब उनको समझ में आया अरे अरे पहला वाला टेस्ट था, तो ये टेस्ट भी रियल टेस्ट कर रहा है। और इन्होंने कहा नहीं नहीं हम ठीक है, वो चले गए, पिताजी चले गए हैं, मैं भी उसी राज से आया हूं। तो ये बदलाव है कि जिस राज ने गांधी पैदा किया है उसी राज ने 2-2 भेजे हैं, जो सुनते कम है मारते ज्यादा है। और जब उनके यहाँ गई तो पूरी दुनिया आ गई, लोगों को लगा कि ये भाई, ये तो भाई इन्होंने हमसे पूछा नहीं, अमेरिका को बताया नहीं, हमें इसको हमको अब बताना चाहिए था। बाद में पता चला कि भारत ने अपनी सुरक्षा की फॉरेन पॉलिसी को तब्दील कर दिया है। अब हम तय करेंगे कि हमें कब कहाँ तुम्हें मारना है, तुम हम पे हमला करोगे इसका इंतजार। और इसीलिए पूरी दुनिया चाँव 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 लगी हुई है, चलो चलो भागो, रोको रोको रोको। इसलिए लंबी कहानी नहीं जानी है, बिना जाने रोज ज्ञान मत दो उसको। इसलिए पूरी दुनिया में जो भौकाल मचा हुआ है वो यही है। इसलिए मेरा आपसे सिर्फ निवेदन है, 10 साल के लिए मौन व्रत रख लो, खूब खाना खाओ लेकिन थोड़ा मौन व्रत रखो। और कोई पूछे ये ऐसा क्यों कर रहा है, कि ना पागल आदमी जने क्या करता है, उस पर कोई टिप्पणी मत दो यार, रोज रोज मत बताओ। ये उस दौर में कर रहा है जब बहुमत नहीं है, लोग सुबह सरकार गिर जाएगी, इसके पास है नहीं, उसे पता है कि सत्ता कैसे चलती है। एक कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, और एक बिहार का, दोनों की फाइल है उसके पास। जरा सा भी गड़बड़ हुई, वो हमारे यहाँ एक स्लोगन चला था कि आप मुस्कुराइए क्योंकि आप दिल्ली में हैं, बहुत पहले चला था। अब लोग कह रहे हैं कि आप रोइए क्योंकि आप दिल्ली में हैं, आप भी हैं और वो भी है। तो सत्ताओं के चलाने में आप समझो, वो जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो हो रहा है वो पता नहीं है। इसलिए कितनी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे आपकी पूरी जनरेशन का थॉट प्रोसेस बदल रहा है। जिनके सफ़ेद बाल हो गए हैं या होने की तरफ हैं, ज्ञान वही दे रहे हैं। 20 साल के लड़के को समझ में आ गया है, ये हमारी पबजी की भी बात कर रहा है, फेसबुक की भी बात कर रहा है, यही हमारा, ये बुढ़ा नहीं हमारी उम्र का है, वो जाके बटन दबा देते हैं सही जगह, आप नहीं दबा रहे हैं।
तो सिर्फ इतना ही है कि काम ऐसे करिए कि जिसके चोट लगी है वो कह रहा है कि नहीं, दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं, हो रहा है, वो समझ नहीं आ रहा इसके दर्द, वो बता नहीं पा रहा क्यों हो रहा है। एक दिन उसको पता चले। ये सब सार्वजनिक मंचों से कही हुई बातें हैं, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैंने कभी ये नहीं कहा मेरी बात कौन सुनेगा, मत सुन भाई, तो मैं भी इतना बोलूंगा तो कभी तो सुनेगा। इस देश की मतलब ये वो देश है जो आचार्य चाणक्य का देश है यार। कभी हमने आपस में बातों में सवाल उठाया कि इस देश के बच्चों को एक आइडियल खड़ा करना है कि एक मां ये कहे कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगी, एक पिता कहे मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, उसके लिए कोई आइडियल खड़ा करोगे कि नहीं करोगे? राम की कथा पंडित जी आए, उन्होंने सुनाई, वो चले गए, कलावती आ गई, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया, खत्म, चले गए। तो इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि एक हमारे चचा थे, अब चचा 14 नवंबर को पैदा हुए हैं। वो कभी पैदा हो जाते, कभी ना कभी तो हो नहीं था उनको भी, इस पे मेरा कोई वो नहीं है। बट सवाल ये है कि इस देश में बाल दिवस 14 नवंबर को लोग मना रहे हैं। अब वो बच्चे जो बाल दिवस अब तक मना रहे थे वो ये पूछ रहे हैं, मम्मी 14 नवंबर में जो पैदा हुए थे उन्होंने क्या ऐसा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे, क्या ऐसा परिश्रम किया कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जा रहा है और बच्चे जो हैं पुरुषार्थी नहीं पैदा हो रहे हैं। अब बच्चे पूछ रहे मम्मी से इन्होंने क्या क्या, मम्मी शर्मा के बता नहीं रही, वो कहां से शुरू करे उसे समझ ही नहीं आ रहा। अब फिर उसमें एक और संकट पैदा कर दिया कि 14 नवंबर को देश भर से बच्चे प्रधानमंत्री निवास में आएंगे और बैठे हुए हैं चचा, टोपी लगाए, कोई यहाँ चूम रहा है, कोई यहाँ चूम रहा है, कोई वहाँ चूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब सवाल ये है, आपकी दृष्टि कुछ और है, मेरी दृष्टि कुछ और है। मुझसे जब ये सवाल किया गया तो मैंने कहा देखो, दो बातों को समझो। ये 14 नवंबर को जो बच्चे प्रधानमंत्री निवास में आते हैं, देश भर से बच्चे आते हैं, उन बच्चों से बड़ा प्यार है। लोगों ने कहा बच्चों से बहुत प्यार है, मैंने कहा बिल्कुल होगा, हो सकता है, बाकी लोगों तो है ही नहीं, इन्हीं को प्यार है। मैंने कहा आपके देखने का नज़रिया और है, मेरे देखने का नज़रिया और है। 14 नवंबर में जब वो बच्चे आते थे, वो कोई चचा की टोपी उतार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चचा बैठे हुए हैं, मैंने कहा इसके पीछे एक राज है। ये चचा इन बच्चों में ये खोजने की कोशिश कर रहे हैं मेरे कौन कौन से हैं इसमें, क्योंकि चचा के बच्चों को तो पता ही नहीं कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ गए वहीं हैं। वो एक छोटा सा लाइन है कि इस दुनिया में आए हो तो कुछ काम करके जाना मेरी जान। पता नहीं आपने सुना है कि ये ऐसी बातें मैं बकता रहता हूँ ताकि और लाइटर नोट पे आप समझ पाएँ। ये चचा के लिए है, इस दुनिया में आए हो तो कुछ काम करके जाना मेरी जान, ताकि जब भी जिस गली से गुजरो बस एक ही आवाज़ आए, अब्बा जान अब्बा जान। तो चचा हमारे ऐसे थे। अब इस आदमी ने कह रहे हैं इसने शादी नहीं की, तो भाई साहब क्या कोई ऐसा काम, बहुतों ने नहीं की, उसने नहीं की, लेकिन इसने एक अन्याय करा, चचा के बच्चे छीन लिए। अब बच्चे बाल दिवस मनाने की, इसने ये नहीं कहा कि इनको बनाना, उसने कहा गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्र थे, 2 पुत्र चमकौर के युद्ध में मुगलों द्वारा धोखे से मारे गए, एक पुत्र 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, मात्र 12 और 9 साल की उम्र थी, और उनके ऊपर एक मुगल इस्लामिक आक्रांता के वजीर ने गर्दन पे तलवार रख के कहा कि वाहे गुरु के अलावा तुम किसी को भी इस्लाम कबूल कर लो। उस 9 साल के बच्चे ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि वाहे गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं मानता। दोनों बच्चों को दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया। पंजाब में चले जाइए, कोई कहानी बनी हुई नहीं है। आज जब बच्चे ये पूछते हैं कि ये गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जब बाल दिवस उनके नाम से घोषित किया है तो बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह बनेंगे, नहीं तो फूल वाले चचे ही बन रहे थे। तो चीज़ों को बदला ऐसे भी जा सकता है, लेकिन ये बदलाव आपको नज़र नहीं आता क्योंकि इससे आपके पास कुछ माल नहीं आता। इसलिए इस बदलाव में एक आखिरी बात कह के बात समाप्त करता हूँ।
ये किस्सा इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आप कहां से चले हैं। आप जल्दी में हैं, मैं जल्दी में नहीं हूं, क्योंकि मैं उस ज़मीनी हकीकत को पिछले 20 साल से जिया हूं, जहां पैदा हुआ हूं वहां जिया हूं। इसलिए मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे कोई ये भी खुशफहमी नहीं है कि सब तक मेरी आंखों के सामने होगा। मेरे जैसे हजारों जाएंगे आएंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने दौर में अपनी भूमिका को निभाइए और फिर ईमानदारी से निभाइए। एक घटना है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों ने सुनी होगी। घटना तो सुबह 5 बजे तक की बहुत है मेरे पास, लेकिन ये घटना सुन के पता चलेगा ये देश कहाँ से चला था। इसलिए जिन लोगों को लगता है ना कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं हुआ, आज भी ऐसे हैं, वो निहायती नेगेटिव लोग हैं। दिन भर अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं सोचते। एक घटना है, जरा देश में इतने ज्ञानी हैं, दुनिया की घटनाएं पता है, अमेरिका में कौन सा फैशन आया है, फ्रांस में क्या हो रहा है। ये ज्ञान बांटने से ज्ञान नहीं बढ़ता है, ये इन्फॉर्मेशन है, कोई भी रट ले पता होती है। लेकिन आपकी सभ्यता में क्या हो रहा था, एक डेट है 4 जनवरी 1963, एक बहुत बड़ा कांड हुआ है इस दिन। हमें तो पैदा भी नहीं हुआ था तब, किसी को याद नहीं होगा, ये डेट नहीं सुनी होगी। इस डेट की घटना बताऊं आपको, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज से नहीं, आपके यहाँ ये शेख चिल्ली की हरकतें बहुत पहले से हो रही हैं, तो दुनिया जो आपके बारे में राय बनाती थी ना, वो सही बनाती थी। कहीं हमने कार्टूनों के देश में नहीं देखा जो हमारे देश में हुआ। 27 दिसंबर 1963 की एक घटना है जो भारत में घटी है। सच बताइए, नहीं पता ना? डन। कश्मीर का नाम सुना है आपने? कश्मीर में एक जगह है हजरत बल, सुना है? हाँ नाम है, बोलिए, इंटरेक्टिव रखिए इसको। क्या है वो? है? श्राइन है। भाई साहब को श्राइन दिखा। हजरत बल में 35 मीटर लंबी, बिना इंची टेप की बात नहीं कर रहा मैं, 35 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी एक बिल्डिंग है। उसमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बाल रखा है। ये बाल है या बवाल है भाई? 35 मीटर लंबी और 24 मीटर चौड़ी बिल्डिंग में प्रॉफिट हजरत मोहम्मद साहब का, तमीज से नाम लेना है, उनका बाल रखा हुआ है। इस्लाम में फरमाया गया है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद वो जस्ट ए मैसेंजर, उनका बाल वहाँ रखा हुआ है। और जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन वो बाल लेकर के एक मौलवी ऐसे ऊपर से दिखाता है, और मुसलमान भाई रोते हैं बाल देख के। अब दूसरा सवाल है, प्रॉफिट मोहम्मद जून के महीने में 632 में उनका इंतकाल हो गया, वो चले गए। अभी तक मैं अपनी रिसर्च में नहीं ढूंढ पा रहा, कुछ साधनों की कमी है, कुछ समय की कमी है, कि मक्का से ये कौन सी विशेष आंधी चली। एक तो बाल, कहाँ का बाल ये भी नहीं पता, ये बाल कहाँ का बाल है जो इतना खतरनाक है, और वो बाल यूं यूं करते हुए मक्का से आया और कश्मीर में गिर गया। साहब वो रखा हुआ है। अब ये 2025 के भारत में ये सवाल पूछ सकते भाई, ये क्या, कौन सा बाल है भाई, इसकी विशेषता है क्या? लेकिन इस बाल की भाई बताओ, जिसको इतना बड़े कमरे में रखा है, जिस कमरे में 50 लोग रह सकते हैं, मैं बाल के रह सकते हैं, वहां तो खाली बाल है उनका। तो पहले तो ये बताया गया कि ये उनका बाल है, फिर उसके लिए बिल्डिंग बन गई, बाल रख दिया गया। अब सवाल ये है कि यकायक दिसंबर को 4 जनवरी 1964 में एक घटना घटी कि बाल गायब हो गया है।
आप बाल नोच लेंगे अपने इस चक्कर में, एक बाल के चक्कर में। पागल कर दिया उन्होंने। बाल गायब हो गया है, और ये खबर उड़ी और बंगाल में दंगे हो गए। सब कुछ निकाल के पढ़िए, एक भी तथ्य झूठ नहीं होगा। प्रेजेंट करने का अंदाज मेरा अपना है सर साहब। बंगाल में बवाल हो गया, लोग आ गए, सड़कों पे निकल आए, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं बाल वापस कर दे। अल्लाह किसको दे और कहां का बाल है पहले अल्लाह को पता चले, तब तो अल्लाह बाल वापस करेगा। लेकिन बाल खो गया। तो मैं इस देश की सत्ताओं पे, शीर्ष पे बैठने वालों का ये बताना चाहता हूं, रात के 2 बजे उस वक्त के प्रधानमंत्री ने देश के CIB चीफ मिस्टर मौलिक को टेलीफोन किया। एक भी तथ्य, कॉमा, फुल स्टॉप गड़बड़ नहीं मिलेगी, चेक कर लीजिएगा। प्रेजेंटेशन मेरा अपना है। और फोन करके कहा, मिस्टर मौलिक तत्काल चार्टर प्लेन लेकर के कश्मीर पहुंचो, मोहम्मद साहब का बाल ढूंढना है तुमको। क्योंकि भाई वो प्रधानमंत्री का आदेश था। बेचारे ने चार्टर लिया, चार्टर लेके कश्मीर पहुंचा। तो कश्मीर में लंबी लंबी दाढ़ी वाले, आइए आप तशरीफ़ लाएं। तो उसने कहा, मुझे देश के प्रधानमंत्री ने ये आदेश दिया है कि मुझे प्रॉफिट मोहम्मद साहब का बाल ढूंढना है। तो बोले हम सब आपकी मदद करेंगे इसमें। और बाल ढूंढा गया। और ताज्जुब ये है कि जब तक दंगे होते 48 घंटे में बाल मिल गया। उसी कश्मीर में 2500 कश्यप ऋषि के वंशजों की इस्लामिक जिहादियों ने हत्या कर दी। आज तक मारने वाला नहीं मिला, लेकिन साला बाल मिल गया। वो अपने मेमोयर में लिखता है, मैं सेकंड सोर्स पे तो बात ही नहीं करता, वो ऐसी अल्लाह ने किताबें हमें ही दी हैं, आपको नहीं मिलेंगी। उस किताब में मौलिक ने लिखा कि जब मैंने ये कहा प्रधानमंत्री से कि बाल मिल गया, तो प्रधानमंत्री जो देश के थे, हमारे पढ़े लिखे अंग्रेज़ी बोलने वाले, उन्होंने कहा, मिस्टर मौलिक यू डिड ए ग्रेट जॉब, तुमने कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर को यही बाल बांधे हुए था। बाल मिल गया। अब वहाँ इनर पॉलिटिक्स थी, कश्मीरियों की आपस में झगड़े थे, एक सत्ता को डिसबैंड करना था। तो कुछ जो दूसरी तरफ के थे, दोनों भाई अल्लाह के, मोहम्मद के ही मानने वाले थे, उन्होंने मोहम्मद के इस बाल की थ्योरी उड़ाई कि उनका बाल खो गया है, और बाल जिसकी हुकूमत में खो गया है तो फिर तो वो भी सत्ता से खोएगा। ये चला और बाल मिल गया। और मुमायर में आगे लिखता है कि उन्होंने ये कहा कि भाई, अच्छा वो एक तो बेचारा नॉन मुस्लिम था, तो उसने वहाँ के मौलवियों से कहा कि भाई ये बाल मिल गया है, लेकिन सच बताइए कि ये उन्हीं का बाल है। बोले वो हम पे छोड़ दीजिएगा। बाल मिल गया, बाल मिल गया, सत्ता का परिवर्तन हो गया। अब आप मुझे बताइए, बाल को ढूंढने के लिए CBI का चीफ इस देश में है। इस देश में उसी कश्यप ऋषि के वंशजों का 1989 में जो नरसंहार हुआ है, उसकी 5% स्टोरी देश के हिंदुओं को नहीं पता है। इसीलिए मैंने कहा ये बहुत ही खोखला हिंदू है, बहुत ही आर्टिफिशियल हिंदुत्व है ये। हमें निकारागुआ में क्या हुआ है, अमेरिका में क्या मार, हमें वहाँ के मानवता के डिगर में ढोर पीटना है। मेरे अपने घर में 2500 सनातनी हिंदू पंडित अपनी आइडेंटिटी के कारण मारे गए, इसलिए मारे गए कि वो पूजा पद्धति करते थे। लेकिन ये बीमारी नहीं हमारी ठीक हो रही कि जिनकी किताब ये कहती है कि जो तुम्हारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे विश्वास न लाए उसका कत्ल जस्टिफाइड है। कुरान शरीफ खोलिए, सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5 ये फरमाती है। आप उन्हें को घर लाने की बात कर रहे हो, ये मक्कारी है जो भी कर रहा है। अगर घर वापसी करनी है तो उस दलित के गले में हाथ डालिए, उस यादव के गले में हाथ डालिए जो आपसे रूठ गया है।
उसकी घर वापसी कर लेंगे, दुनिया में किसी की घर वापसी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपने स्वार्थों में, अपनी राजनीति में, अपने आप को सुपीरियर बनाने में आपने वॉरियर को आपने दूर कर दिया है। अब कोई आपके लिए लड़ने के लिए नहीं आ रहा है, तो आपको लगता है अब हम समझौता कर लेते हैं। जो लोग समझौता करने के लिए दिन रात प्रयत्न हैं, ये ध्यान रखें कि उसी के अंदर एक अल तकिया नाम की चीज़ है, जिसका मतलब है आपके साथ रहते हुए डिसेप्शन क्रिएट करना और वक्त आने पर आपकी हत्या कर देना। जिनकी फिलॉसफी ये कहती है उनकी घर वापसी के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो महापाखंड और फालतू की बकवास कर रहे हैं। जो अपने रूठ गए हैं, जिनके जो आप ही एक ही मां के बच्चे थे, वो कर्म से दलित थे, वो कर्म से ब्राह्मण थे, वो कर्म से क्षत्रिय था, आपने उसे जाति का रूप दे करके उसको जातिवाद में चला दिया है। हमारी सनातन सभ्यता अनंत अनंत काल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। इसलिए अंबेडकर ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता। अंबेडकर ने उन विपरीत परिस्थितियों में किया। आज तो बहुत हालात बेहतर हैं, लेकिन आज के करने वाले पे भी हिंदू ही सवाल उठा रहा है, कोई शत्रु नहीं उठा रहा। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो थोड़ी देर के लिए चुप रहो। अगर आपकी बुद्धि नहीं चल पा रही है तो आपको लगता है कि आप ही ज्ञानी हैं, तो कम से कम कुछ समय के लिए मौन व्रत धारण कर लो मेरे भाई, कुछ विषय पे धारण कर लो। आपको पता नहीं है और कोई बता नहीं रहा है। प्रवचन बाँचो 5-5 घंटे के। भारत की टोटल भूमि का 5वां हिस्सा हिंदू के पास है। यह सत्य कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इससे उथल पुथल पैसा होगा तो चंदा लोग देना बंद कर देंगे। चंदा लेने नहीं आया हूं। इतनी संख्या में इतने प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये करोड़ों का चंदा है मेरे लिए। जीवन तो चल ही रहा है, किसी न किसी बहाने चल ही जाएगा ना, ऐसा नहीं है। इसलिए इस समय जो भी अपनों को कमजोर करने में लगा हुआ है, क्योंकि उनकी ईगो इससे बड़ी है, हम तय करेंगे, तुम कुछ तय नहीं करोगे, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम भजन करो, तुम्हारा काम भजन करना है। इसलिए नए नए नैरेटिव मत बनाओ। बहुत विकट परिस्थिति है, अंदाजा ही नहीं है आपको। आप सत्ताओं की स्थापना से राष्ट्र बचाना चाहते हो, जो नहीं बचने वाला। सत्ता स्थायी नहीं है। इसलिए जितने सवाल पूछ रहे हो, कभी अपने मन से पूछना कि जिस परिस्थिति में वो खड़ा हुआ है। मैंने कहा ना, आप राजनीति अखबार से पढ़ते हो, हम राजनीति 20 साल देख के आए हैं, क्या होती है राजनीति। इसलिए सब कुछ जो आपको दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। आपके अपनों ने उसे 242 पर रोका। लेकिन मैंने कहा कि इस धरती पे समय काल में कुछ शक्ति, जो प्राकृतिक शक्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो लोगों को चुन लेती है और उनसे वो काम करा लेती है। हम ही उसी के कारण आपके बीच में हैं, हमारी अपनी कोई औकात नहीं है। इसलिए इस वक्त बहुत सवाल नहीं करने हैं। कभी कभी चुप रहना भी बड़ा समर्थन होता है। बोल के समर्थन नहीं, कम से कम सड़क पे निकल करके उसको कमज़ोर कर रहे हो तो शत्रु मजबूत हो रहा है। ये रोज़ रोज़ आने वाले के बदलाव नहीं, ये कई सालों बाद आते हैं। इस घड़ी को मेरा तेरा अपना, मैं अगड़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं ये हूँ, ये नहीं करना है। इसलिए उन हीरोज को पहचानिए जिन हीरोज ने बड़ा काम किया और गुमनामी में चले गए। हमारे समाज की एक विडंबना है कि हम बहादुर की तारीफ नहीं करते। इसलिए तारीफ नहीं करते कि बहादुर कहीं पैदा ना हो जाए। राम कृष्ण किसी और के घर हो, हमारे घर तो ऐसा पैदा हो जो रातों रात सोने से घर भर दे। इसलिए चाणक्य अपने घर में पैदा ना हो, कृष्ण ना पैदा हो, सिर्फ कोई ऐसा पैदा हो जिससे हमारा, ये बीमारी है। और समाज जब बहादुरों की कदर नहीं करता, जब बहादुर के साथ नहीं खड़ा होता, फिर उस समाज में बहादुर नहीं पैदा होती, दलाल पैदा होते हैं। आपको पता नहीं, ये जो पुलिस वाला खड़ा हुआ है, ये जितने पुलिस वाले पूरे देश में,
जब से सरकार ने मुझे 7-8 महीने से पूरे देश में जहां जाता हूं वहां सिक्योरिटी आती है, मैंने आज तक, और जब ये नहीं थे तब भी पुलिस वाला कोई मिलता था तो मैं उससे खुद ही हाथ मिलाता था जाके। मेरा दूसरा भाव है, इस पुलिस वाले की वर्दी के अंदर एक सनातनी है, लेकिन ये इसकी विडंबना देखिए, इसी हॉल में या इसी शहर के में कोई ना कोई इसका पिता है, कोई ना कोई इसका बेटा है, कोई ना कोई इसकी मां है। इसके अंदर भी वो सारे भाव हैं, लेकिन इसका पेशेंस देखिए। इसको मालूम है कि वर्दी के कारण मैं ये नहीं कर सकता, उस बंधन के कारण वो बंधा हुआ है, इसलिए आप इसे ठुल्ला कहते हो। आप अपनी कार रोक करके एक चांटा मार देते हो क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं। ये जो वर्दी खाकी है ना, मैं आपको कह के जा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि दोबारा कभी आऊंगा या नहीं आऊंगा। ये वर्दी वाला जिसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं होगी कि इसका घर बहुत अच्छे से चल जाए, आपके जो शीश महल बने हुए हैं ना 5-5 एकड़ में, उस शीश महल और उस शीश महल को आग लगाने वाली भीड़ के बीच में ये आखिरी दीवार है, लास्ट है, ये ध्यान रखिएगा। आपको लगता है कि इसको गाली दे करके, इसको 2 चांटे मार करके आप मर्द हो गए, आप हिजड़े हैं। इसका बंधन देखिए कि ये जानता है लेकिन फिर भी उसके बाद नहीं उठा पा रहा है। ये जिस दिन वर्दी उतार देगा ना, उस दिन कई लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। इसकी इज्जत कीजिए, ये सड़क पे मिल जाए इससे हाथ मिला लीजिए, ताकि इसको पता चले कि वर्दी, जिस दिन इसको ये पता चल गया कि समाज मेरे साथ खड़ा है, ये वर्दी की बिना परवाह करे भाईजान का पजामा ऊपर कर देगा। इसको ये पता चल जाए कि अगर सरकार का नियम न मानने पे मुझे नौकरी में चला गया तो ये समाज मुझे इससे ज्यादा बड़ी नौकरी देगा, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। ये किसी को मरते हुए नहीं देखेगा, ये अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करेगा। लेकिन हम इन लोगों को ये समझते हैं सरकार के में, कम से कम शब्दों से तो अच्छा बोलिए। जितने मेरी सिक्योरिटी में आते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, जितने मेरी सिक्योरिटी में आते हैं, मैं उस भाव को समझ रहा हूं, इसलिए कहता हूं। आते हैं, रिवॉल्वर निकाल के रखते हैं और दंडवत मेरे पैर छूने लगते हैं। तब मुझे लगता है मेरे पैर क्यों छू रहा है। वो कहता है आपने हमारे बच्चों को बचा लिया। मुझे ताज्जुब लगता है, इसकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये मेरे पैर छूता है तो मुझे लगता है इसके चोट लगी हुई है, ये उस चोट को समझ रहा है। इसलिए जब पुलिस वाले को, आपको एक शौक है बड़े आदमियों के घर जाना है, दिवाली पे आईजी साहब के घर में मिठाई ले जानी है, आईजी साहब के घर में जो मिठाई जाती है वो उसका एलमत दोबारा बाजार में बेच आता है। अगर मिठाई देनी है तो ये जो ड्यूटी कर रहा है, इसके घर में भी एक माँ है, एक बीवी है, एक बेटा है। ये आपकी दिवाली और होली ठीक हो जाए इसलिए अपने घर की होली दिवाली नहीं मना रहा। आपकी जिम्मेदारी है कि इसके बच्चे उसी जोश और वलवले के साथ बनाए। क्या समाज में 10 लोग या 20 लोग ये तय नहीं कर सकते कि हम सामूहिक मिठाई बनाएंगे और इस 10 थानों के अंदर जो कांस्टेबल है, जो घर ड्यूटी दे रहा है, जो भाईजान को होली में रंग में भंग करने से रोक रहा है, इसके घर में जाके मिठाई दे के आएँ और किसी संगठन का नाम के बगैर जाएं कि ये मिठाई हम तुम्हें इसलिए देने आए हैं कि तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई इस देश में इस फेस्टिवल को, इस त्यौहार को अच्छे से मने, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी होली में ये मिठाई हमारी तरफ से लीजिए। ये जिस दिन भी वर्दी उतारेगा ना, इससे खतरनाक सनातनी कोई नहीं बनेगा। इतना ही करना है आपको। कभी कंधे पे रख के भी तो इससे बात कीजिए, इसकी ताकत बढ़ जाएगी। यह आपके लिए सब कुछ नियम तोड़ देगा। आप इनको भी नहीं अपना बना पाए, हर एक को दूर करना है, हर एक, इसको भी निकालो, इसको भी निकालो, इस भाई बहुत हो चुका। ये ठाकुर है, ये दलित है, ये फलाना है, ये ढिमाका है। 10 साल के लिए अपने आप से कहो नहीं, ये सनातनी है, बस
इसके अलावा कुछ नहीं जानना है हमको। 10 साल के लिए इसको लटका दो तो आपको दिल्ली की गद्दी पे ऐसे ही पागल मिलेंगे। इसलिए समय कम है, आपको पता नहीं है, आप सिर्फ सुनते हैं। बजट आया, बजट चला गया, आज सरकार ने ये कर दिया। आपको पता ही नहीं है कि ये भारत का संविधान जो बहुत समय से घूम रहा है, संविधान की शपथ लो, संविधान की शपथ लो, इसी संविधान ने पिछले 70 सालों से बिना आपके बताए, बिना आपको महसूस हुए सनातनी हिंदू को 8वें दर्जे का नागरिक बना दिया। संविधान ने बनाया है, चौराहे पे चिल्ला चिल्ला के बनाया है, लेकिन आपको तो आलू सस्ता नहीं हुआ तो सरकार गिराओ, चीनी महंगी हो गई तो सरकार गिराओ। चीनी नहीं थी तो जिंदा नहीं थे क्या? मर गए थे क्या? सरकारें चीनी, आलू, आटा, इस पे सरकार गिराई जाती है। तब तो हर घर में बाप को गिर जाना चाहिए रोज। कैसे लोग हो यार? अरे गिराओ तो इस पे लगाओ कि इसने सिविलाइजेशन का काम नहीं किया, इसलिए इससे बड़ा हमको लाना है। हम तो उस किस्म के लोग हैं यार। कभी तो रुक के रोकोगे कि नहीं कि भेड़ चाल चली जा रही है, चली जा रही है, ये आ गए, वो आ गए, मेरी जाति का आ गया, फलाना हो गया, मेरा काम हो गया, मुझे, अरे ठीक है यार, इट्स ओके। आप 5 साल में 30 सेकंड के लिए तो सनातनी हो जाओ यार, 30 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद फिर एक दूसरे के खिलाफ लड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चुनते वक्त आपकी चुनौतियों के समाधान करने की शक्ति जिसमें हो, उसमें वो पुरुषार्थ ढूंढिए, उसकी जाति मत ढूंढिए। ये 10 साल के लिए गांठ बांध के निकलिए, और 10 साल के बाद मैं पता नहीं रहूंगा कि नहीं रहूंगा, फिर पूछिएगा कि 10 साल चुप रहने का क्या फायदा हुआ। जब बोलना था तब तो आप प्रधानमंत्री की तरह मौन मंत्री बंद हो गए, तब तो पूछा नहीं आपने। जब संसद में कानून आपकी गर्दन काटने का बन रहा था, जब संसद में आपके संस्कारों को तोड़ने का बन रहा था, जब मंदिर से चढ़ावे का पैसा लेने का बन रहा था, तब एक नहीं बोला। अब चाहते हो कि हथेली के ऊपर राई जम जाए, 24 घंटे में देश बदल जाए। देश तभी बदलेगा जिस दिन आप बदलेंगे, और आप बदले, आपने अपना एजेंडा बदला तो सत्ता को पता है कि इन्होंने चावल सस्ता करने के लिए मुझे नहीं बिठाया है। इसलिए बहुमत ना होते हुए भी राम मंदिर भी हुआ, बहुमत ना होते हुए भी 370 हटी, और आजकल तो स्थिति यह है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि इन्हें अपने एजेंडे वापस लेने पड़ेंगे क्योंकि अब इनको 2 लोग बाहर से समर्थन दे रहे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि उन्होंने दोनों की स्थिति ऐसी कर दी है कि वो बाहर जा ही नहीं सकते, हंसते रहते हैं। अच्छा, पर्ची आ गई। ये बताया जा रहा है, सर जी परमिशन के हिसाब से टाइम हो चुका है। अरे टाइम तो कल भी हुआ था और परसों भी होगा। कभी कभी जब राष्ट्र चिंतन हो तो टाइम की चिंता नहीं करनी चाहिए और नियम तोड़ देने चाहिए। हाँ, अगर टाइम बढ़ जाने से कुछ किराया ज़्यादा देना पड़े तो दे दीजिएगा, क्या बात है, एक ही रात की तो बात है, इसकी क्या चिंता करना है। इतना बड़ा आयोजन, कितने लोगों की मेहनत, 2-3 महीने से इसमें मेहनत लगी हुई है, और ये उस दौर में हो रहा है मेरे भाई। जब आ गया हूँ जिस फ्लाइट से, उसका ये पता नहीं है कि वो जाएगी कि नहीं जाएगी, और कल अगर मुझे पता चला नहीं जाएगी तो मैं कहता यार रात में अपनी और इस्तेमाल कर लेता, फिर मुझे कमरे में दुख होगा कि मैं यहाँ खाना खाने तो आया नहीं था। तो ये तो अच्छा है कि अभी पता नहीं है कि कल जाए। अब आ गया हूँ, एक प्रोग्राम आने से पहले छूट गया, कि मेरे आने से पहले पता चला एक प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि साहब फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया होगा, चंदा लिया होगा, मैं उनके प्रति मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं पैदल आ नहीं सकता, कार से इतना लंबा सफ़र कर नहीं सकता। कार के सफ़र को थोड़ा सा सरकार ने मना भी किया है, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है मेरी। मैं तब भी 4 घंटे में आया हूँ ना,
पूना से यहाँ तक। लेकिन जब प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है तो आप नहीं जानते मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर रहा इस वक्त। आपसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होती है यार, कैसे कैसे इस दफ़े इस दौर में सनातनियों ने कितनी मेहनत की होगी, किसी की ठोड़ी में हाथ डाला होगा, किसी से चंदा मांगा होगा, किसी से सिफारिश लगवाई होगी, तब जा कर के ये हवन हो रहा है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जितना मेरे पास भरा हुआ है उतना मैं कह के जाऊं, क्योंकि कल मैं फिर कुछ नया कुछ अलग पढ़ूंगा, फिर कल कुछ और बोलूँगा। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जिस प्रशासन ने इन जैसे शरीफ लोगों की शक्ल देख के परमिशन दी है, उन्हें भी नहीं पता होगा कि इन्होंने किसको बुला लिया है। लेकिन मैं चाहता हूं प्रशासन इनको शरीफ समझ के अगली बार फिर परमिशन दे दे, इसलिए मैं इनकी बात मान लेता हूं। इसलिए आखिर में एक ही बात कह रहा हूं मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर ये तीनों काम नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां पातरं वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटि भुजे धृतहर करवाले अबला किनुमायित बले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि रिद्धि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तोमारोई प्रतिमा गणि मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलामलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।